लगता है लोग सिर्फ 17 है, 18 ठीक है, आई थिंक काफी है। ओके, तो ये जो इतना सारा मैंने समझाया और समझ में आया आपको, इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हो कोई भी एलिमेंट, एग्जाम में भूलोगे नहीं। आपको सिर्फ स्टार्टिंग का एलिमेंट, लास्ट का एलिमेंट पता होना चाहिए। हर एक का स्टार्ट लास्ट एटलीस्ट उतना बोर्ड्स में भी उसका जरूरत है। स्टार्ट लास्ट, एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से चालू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से चालू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। मैंने पूरा आपको मैथ्स के हिसाब से और थोड़ा बहुत नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बताया। तो क्लियर है? हाँ सर। इस तरह से आप आराम से बता पाओगे, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से चालू होता है, 39 पे चालू होता है, 48 पे खत्म होता है। रट्टा मारोगे तो भी ठीक है, कोई मार भी सकते हैं, रट्टा भी मार से 57 पे चालू होता है, 80 पे खत्म होता है, जैसे आपकी मर्जी। मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट। और स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट भी याद रखना है आपको, पूछूंगा मैं कभी भी अगले कोई भी क्लास में, जब आगे जाएंगे कभी भी पूछ सकता हूँ, तो हमेशा रेडी रहना है। ये सब कुछ बेसिक चीजें है जो मैं कभी भी कोई भी चैप्टर्स को लेके पूछ सकता हूँ, तो आपको बेसिक्स चीजें तो आनी ही चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं ये पूछ सकता हूँ तो पूछ सकता हूँ। ठीक है, चलो तो हाँ ये पढ़ो, अभी पढ़ो क्या लिखा है, ये पूरा खत्म कर लो इंट्रो तक, यहाँ पर जो दिया है। मतलब हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे का ही कंटिन्यू करो, 3D सीरीज से। देखो मैंने कुछ हाईलाइट किया है, ऐसी चीजें सीईटी में आती है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 d की कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेके 10 तक हो सकता है। d में जीरो हो ही नहीं सकता। आप लॉजिक लगाओ, d ब्लॉक एलिमेंट है, d में जीरो होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई सेंस ही नहीं। d में जीरो कैसे हो सकता है? और s में 1 से लेके 2 तक हो सकता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके ऊपर उन्होंने एक अजीब सी चीज लिखी है, आई होप आप उसको करेक्टली पढ़ पा रहे हो, फ्रॉम थोरियम। ठीक है, वो फ्रॉम अलग है, थोरियम अलग है। फ्रॉम थोरियम करके कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आ गया क्या? और जिस तरह से मैंने हाईलाइट किया वैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी हाईलाइट कर लो इसको। बताओ इस पूरे में कोई डाउट है क्या? और ट्रांजिशन का डेफिनेशन क्लियर है क्या? ठीक है, प्लीज अनपेड इलेक्ट्रॉन मत लिख के आना, इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल लिख के आना। हालांकि मतलब एक ही होता है, बट इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल इज मोर एप्रोप्रिएट। ओके, अब बताओ कोई डाउट? नो सर। बस आगे बढ़े, चलो ठीक है। टेबल तो मैंने याद करवाई दिया। पोजीशन ये भी मैंने पढ़ा दिया, चलो ये भी पढ़ी लो। पोजीशन फटाफट पढ़ो। मैंने बताया था आपको कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से चालू होता है, कहाँ पे खत्म होगा, 7th पीरियड पर, है ना। 4 5 6 7 कहाँ से चालू होने, कौन से ग्रुप से, 3 से, कहाँ पे खत्म होगा, 12 पे। अगर वो लोग पूछे किसके बीच में, तो 2 to 13 के बीच में, है ना। और इनके वजह से टोटल 4 सीरीज बनती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। So 3D series is present in 4th period, starts from 3rd group, ends at 12th group. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। क्या हो गया आज?
कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ हुआ है क्या, सुस्त क्यों लग रहे हो इतना, कोई टेस्ट या कुछ पिटाई विटाई हो गई क्या? अब घर पे तो कौन पिटाई करेगा, क्लासेस से रिलेटेड कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, कंप्लेंट कुछ कंप्लेंट चली गई क्या, कुछ कंप्लेंट हुई है क्या, इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? ऐसा मतलब मैं तो सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, मैं तो आप लोगों को देख तो नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है बिकॉज हमेशा जो एनवायरनमेंट होता है, हालांकि ऑनलाइन है बट देन टू अलग होता है, आज थोड़ा सा मुझे ऐसा इसमें थोड़ा सा लैकिंग लग रहा है, इसलिए कुछ हुआ है, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ टेस्ट वेस्ट को लेके कुछ कंप्लेंट वम्प्लेंट चली गई क्या? नहीं सर। नो सर। तो इसके पहले कोई लेक्चर था क्या, थके हुए हो, टायर्ड, कॉलेज लेक्चर थे, ऐसा कुछ? नो सर। नो सर। तो फिर रिप्लाई करो फिर कि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सब क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, मतलब बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, पोजीशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, बहुत आसान सा क्वेश्चन, खुद से लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक है खुद से लिख लेने का है ना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा, दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर with S block on one side and P on the other side, obviously, है ना। The electropositivity, reactivity and other properties shows a gradual change from S block to P block through those of D block element. क्या लिखा है, gradual change from S block to P block through those of, क्या लिखा है, ये तो समझ में आया, gradual change from S block to P block, चलो ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेंटर में एस ब्लॉक, इसके इसके इस तरफ एस ब्लॉक है, उसके उस तरफ पी ब्लॉक है, और आपको पता है एस ब्लॉक जो होता है वो मेटल्स है, मेटल्स है तो ऑब्वियसली वो लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और डी भी जो है वो सब मेटल्स है ऑलमोस्ट, उसमें सब मेटल्स ही है, तो उनमें भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स कहाँ पर है, पी ब्लॉक में, है ना, इसीलिए इन लोगों ने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वर्ड यूज किया। अगर किसी को डाउट आता है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ, कहाँ से होगा, मेटल्स है ये लोग, है ना। रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज shows a gradual change from S block to P block, है ना, जैसे जैसे आप from left to right की तरफ जाओगे वैसे वैसे there is a gradual change, है ना। क्या gradual change होगा, आप भी सोचो, D block के अंदर जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, एक्सट्रीम लेफ्ट में मतलब स्कैंडियम, है ना, मैं बोल सकता है एक्सट्रीम लेफ्ट इज स्कैंडियम, तो ये किसके क्लोज है, एस के पी के, एस के। हाँ एस के, अगर ये एस के क्लोज है, अगर ये एस के क्लोज है तो इसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एस के, जबकि अगर मैं एक्सट्रीम राइट जाऊं, एक्सट्रीम राइट में है जिंक, तो जिंक जो है वो किसके क्लोज है, पी के। तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज पी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती मिलेगी आपको, ऐसा समझ में आ गया, वो सब आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सिंपल है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूँ तो वो तो आपको बाय हार्ट करनी है और इजी भी है, सब में क्या रहने वाला है, आर्गन कॉमन है, आर्गन सब में, और क्या कॉमन रहने वाला है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा n-1d, और फिर आएगा ns, और d कहाँ से कहाँ होने वाला है, 1 to 10, और s कहाँ से कहाँ होने वाला है, प्लीज ध्यान रखो ये 3D की है, ये 3D की है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती तो आर्गन कैसे हो सकता है, आर्गन सिर्फ 3D के लिए है ना, तो इसीलिए समझो ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ किसके लिए, 3D के लिए। तो मैं आपको उसका कुछ एक आइडिया एक बताता हूँ, जैसे स्कैंडियम जो है उसका क्या रहने वाला है, आर्गन 3d1 4s2, तो सब में ऐसा रहने ही वाला है, 4s2 सब में सेम है, तो फिर आगे जाएगा तो 3d2 3d3, मतलब एक्चुअली आपको क्या करना है, एस तो पहले से ही भरा हुआ है, एस तो पहले से ही भरा हुआ है, अगर आप देखो तो एस हमेशा ऑब्वियसली पहले से ही भरा हुआ होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि एनर्जी वाइज हमेशा हम किसको पहले भरते हैं, इसमें एनर्जी कम होती है, तो 4s और 3d में अगर कंपेयर करोगे तो एनर्जी किसकी कम है, 4s की, है ना, 4s के लिए n प्लस l क्या आएगा 4,
जबकि लिए 3D के लिए क्या आएगा, 3 प्लस D के लिए क्या होता है 2, 5। तो ऑब्वियसली S का 4 आ रहा है, 3D के लिए 5 आ रहा है, तो एनर्जी किसकी कम है, 4s की। इसलिए 4s पहले से ही फिल्ड है, इसलिए 4s में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ D में भरते जाना है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। फिर बात आती है कि अगर ऐसा था कि D में हम लोग भरते गए 1 2 3 4 5, मेरी बातें ध्यान से सुनो पहले आप, ठीक है। अगर ऐसा था कि D के अंदर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे हैं, D 1 2 3 4 5 6, तो फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए थी, आर्गन n-1d 1 to 10 4s सॉरी ns2 होनी चाहिए थी, है ना। तो फिर ns1 कहाँ से आया, ns1 क्यों आया, आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर आपको पता होगा तो हमने स्ट्रक्चर पैटर्न में भी पढ़ा था पिछले साल, क्या हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जब 3D4 आ जाता है, 3D4, जब आप 3D4 4s2 भरोगे तो उसमें क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन s से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 3D5 4s1, 3D5 4s1, 3D5 4s1, है ना। सिमिलरली ऐसी सेम कंडीशन कहाँ आने वाली है 3D9 के लिए, 3D9 4s2, 3D9 4s2, कॉपर जो की होता है 3D9 4s2, आपको पता है वापस वहां पे 3D9 है। अगर मैं किसी तरह से x में से s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूं तो 3D10 4s1, 3D10 4s1। तो यहाँ ये दो सिचुएशन ऐसी है जहां पर s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, s में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसी वजह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें s में 1 दिखाना पड़ रहा है, इसीलिए जनरल की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ns1 to 2 आ रहा है, वरना तो हम डायरेक्ट ns2 लिख सकते हैं। समझा आपको कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि जनरल का मतलब है सबको फुलफिल करना चाहिए, वो जनरल का मतलब यही होता है कि वो सबको फुलफिल करना चाहिए। अगर मैं NS2 लिख देता तो फिर तो इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो क्रोमियम और कॉपर वो तो इसको फॉलो ही नहीं करेंगे, उनमें तो NS1 है, समझा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल है, ये हमने 11th भी पढ़ा था, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी एकदम सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ये अगेन ये वापस सीईटी में एकदम फेवरेट रहता है। 3D का क्या है, 4D का क्या है, 5D का क्या है, 6D का क्या है। 3D का क्या है, आर्गन 3D 1 to 10 4s2, गलत दिखा 4s 1 to 2 होना चाहिए, है ना, 4s 1 to 2, अभी आपने देखा 4s 1 to 2 होना चाहिए। हो सके तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेना ओल्ड टेक्स्ट बुक से, ओल्ड टेक्स्ट बुक से वेरीफाई करना, ठीक है। न्यू में ऑलरेडी बहुत मिस्टेक्स है, अब इसके पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में इतनी मिस्टेक्स नहीं है। 4s2 अभी आपने देखा 4s2 कैसे हो सकता है, 1 भी था ना। 4D जो है, तो इसीलिए मैं तो आपको बेटर बोलूंगा कि ये जो 4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये चारों कॉन्फ़िगरेशन जो मैं जिसको हाईलाइट करने बोल रहा हूँ आपको, प्लीज हाईलाइट कर लेना ये इतना। और जो लोग सीईटी देने वाले हैं प्लीज ये है ना ओल्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना, ठीक है, इसको ओल्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना, क्योंकि मुझे न्यू टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर उन लोग ने ओल्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करके न्यू टेक्स्ट बुक को फॉलो किया तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए तो एक काम करना, किसी कॉलेज के टीचर को पूछना फिर क्या हमें ऐसा, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें रॉन्ग लिखा है, उनको प्रूफ भी देना कि 3D सीरीज इन्होंने 4s2 लिखा है, जबकि 4s तो 1 भी होता है दो जगह पर। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और दो ऑप्शन आ गए, एक तो यही आया एज इट इज 4s2 और एक ऑप्शन आ गया 4s 1 to 2, तो क्या मार्क करना चाहिए, प्लीज ये पूछना कि आपके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक्सपीरियंस टीचर से पूछिए कॉलेज में जो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये रॉन्ग कोई फॉलो करें सीईटी के लिए क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, या फिर हमें इसको करेक्ट करके जो सही है वो एग्जाम में लिखना है, ठीक है, इतना जरूर पूछना। मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, चारों याद करने, फटाफट करने पड़ेंगे, कोई लॉजिक नहीं, देखो बहुत एक्सेप्शन, कहीं पे 0 to 2 लिखा है, फिर 6s2 7s2, ठीक है, वो तो नॉर्मल है, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो फटाफट। मैं सिंपली लिखा, पढ़ो एक बार, नहीं समझ में तो बताना मुझे, हो जाए तो बता देना। ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक इजी है। 3D सीरीज स्कैंडियम से चालू होता है, वही सब लिखा है, एंड होता है जिंक पे। आर्गन इज अ नोबल गैस एलिमेंट, प्रीसीडिंग उसके पहले होता है ना। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या, आर्गन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। उसके बाद कैल्शियम आता है, ठीक है। तो जो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट चालू होता है वो स्कैंडियम से है, और स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, आर्गन 3d1 4s2 है ना, सिंपल। उसके बाद देखो अभी क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एक टेबल में दी गई है, हमें वो पढ़ना है। अभी देखो क्या लिखा है, सिंस जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड n-1 d ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट, उसके जो नॉर्मल एलिमेंटल स्टेट है दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, राइट। तो जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज 3d10 4s2 है ना, वही होता है जिंक का। एंड 3d10 इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 3d10 है, तो मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वो फुल फील्ड है, और ग्राउंड स्टेट में भी फुल फील्ड है। और हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन का मतलब होता है कि डी जो सबशेल है उसमें वो इनकम्प्लीटली फिल होना चाहिए। इसलिए देखो लिखा है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑन द सेम ग्राउंड। सेम इसी तरह से इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऐसे ही ऐसे, कौन से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यूयूबी और कॉपर्निशियम। तो इन चारों को हम ट्रांजिशन नहीं बोल सकते, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फिर हमें इनको क्या बोलना चाहिए, इनको बोलते हैं अटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्लीज नोट, ये नहीं लिखा होगा, इनको हम बोलते हैं अटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। प्लीज इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मत बोलना। नॉन ट्रांजिशन तो ये सब है, पूरा का पूरा पी ब्लॉक नॉन ट्रांजिशन है, पूरा का पूरा एस ब्लॉक नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन मतलब जो ट्रांजिशन है ही नहीं, एस ब्लॉक ट्रांजिशन में नहीं आते, पी ब्लॉक ट्रांजिशन में नहीं आते, एस ब्लॉक ट्रांजिशन में नहीं आते, ये सब नॉन ट्रांजिशन है, ठीक है। ये ट्रांजिशन के करीब करीब थे बट ट्रांजिशन नहीं बन पाए, इसलिए इनको बोलते हैं अटिपिकल ट्रांजिशन। तो ठीक है, दो टाइप, टोटल तीन है, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है अटिपिकल ट्रांजिशन, एक होता है नॉन ट्रांजिशन, ठीक है। अटिपिकल ट्रांजिशन मतलब जो ट्रांजिशन होने वाले थे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम क्राइटेरिया उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, इसलिए उनको अटिपिकल ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन ट्रांजिशन होता है, और नॉन ट्रांजिशन का मतलब है जो डी ब्लॉक में है ही नहीं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो वही लिखा है यहाँ पर, ऑन द सेम ग्राउंड कैडमियम मर्क्यूरी फ्रॉम द 4d एंड 5d आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्होंने यूयूबी को कंसिडर नहीं किया है, मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी ऐसे ही है, ठीक है। कॉपर इन द एलिमेंट्री स्टेट, अभी देखो कॉपर की बात भी वैसी आती है, कॉपर को भी अगर देखो, अभी कॉपर को पहले मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, अगर आप कॉपर देखो, हाँ, कॉपर को अगर हम देखें तो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, 3d10 4s1, सही है ये? यस और नो? No. अच्छे से देख लो, सही है या गलत है, मैं तो रॉन्ग भी लिख सकता हूँ।
सही है या गलत है? अच्छे से देख लो, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन सही है क्या? ये मैसेज आज लगता है सब पढ़ाई के मूड में ही नहीं है। आंसर आ कहाँ रहा है जल्दी से? टू है वो, सही है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? कॉपर एक्सेप्शन में आता है, कॉपर एक्सेप्शन में आता है, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप सोचो कि कॉपर जो है इसमें भी तो डी इलेक्ट्रॉन सबके सब फील्ड है, या इनकम्प्लीटली फील्ड दिख रहा है क्या आपको? कॉपर में इनकम्प्लीट फील्ड तो नहीं है, तो कॉपर भी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। पर आपको मैंने बोला है ना कि आप जब किसी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट में से एक्सक्लूड करो, उसके पहले दो चीजें चेक करनी होती है, एक से ही नहीं। ये तो इसका ग्राउंड स्टेट है, ये इसका एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है। हमें और कौन सा चेक करना चाहिए बताओ? हमें और कौन सा चेक करना चाहिए? मैसेज। और कौन सा चेक करना चाहिए? मैसेज में मेरे को सुनना है वो। और कौन सा चेक करना चाहिए? कौन से फॉर्म में चेक करना चाहिए मुझे? okay. नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली बताओ? ये भी गलत है, किसी ने अब तक सही एकदम एग्जैक्ट सही नहीं बोला। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? अब सही आंसर है, एक आंसर सही आया, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो जिंक का +1 भी होता है। अगर मैं +1 चेक करूंगा, जिंक को +1 में चेक करूंगा, तो मुझे बताओ अगर जिंक को मैंने +1 में चेक किया, डी के अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड होगा अभी? अगर मैंने +1 में चेक किया तो अगर मैं +1 कर दूं, जिंक को +1 कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एस में से निकल गया। अब बताओ इनकम्प्लीटली फील्ड है कि कंप्लीटली फील्ड है अभी? नहीं, मेरी बातें नहीं सुनी अच्छी से। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने जिंक +1 को चेक किया, क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों ने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो जिंक जो होता है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है, जिंक +1 में भी पाया जाता है ना? जिंक +1 भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो मुझे ये बताओ कि अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं चेक करूंगा जिंक को, तो जिंक को अगर +1 में लूंगा, तो +1 में उसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, क्या लगता है उसमें जिंक जो है वो कंप्लीटली फील्ड होगा या इनकम्प्लीटली फील्ड होगा? कंप्लीटली के लिए आप सी यूज कर सकते हो, इनकम्प्लीटली के लिए आई यूज कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है। कंप्लीटली फील्ड होगा ना, कंप्लीटली फील्ड होगा, इसीलिए आप लोग गलत हो। आप लोगों ने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो, गलत। आपको चेक बोलना चाहिए था कॉमन ऑक्सीडेशन में चेक करो, कॉमन ऑक्सीडेशन में चेक करो। तो कॉमन ऑक्सीडेशन जिंक का होता है Zn+2, Zn+2, Zn+2। अब आप बताओ अगर Zn+2 को चेक करूंगा मैं, Zn+2, तो अब बताओ इनकम्प्लीटली फील्ड होगा या नहीं होगा? इनकम्प्लीटली फील्ड होगा या नहीं होगा? यस और नो बताओ, अच्छे से सुन लो, इनकम्प्लीटली फील्ड होगा या नहीं होगा? यस और नो। Zn+2 में इनकम्प्लीटली फील्ड होगा या नहीं होगा? प्लीज कंफ्यूज मत होना, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इतना बता दो, आपको क्या लगता है Zn+2 के अंदर कंप्लीटली फील्ड होगा या इनकम्प्लीटली फील्ड होगा? कंप्लीटली फील्ड होगा या इनकम्प्लीटली फील्ड होगा Zn+2 में? सी फॉर कंप्लीटली फील्ड, आई फॉर इनकम्प्लीटली फील्ड, बताओ। ये बेटर तरीका पूछने का। जिंक +2 में इनकम्प्लीटली फील्ड होगा या कंप्लीटली फील्ड होगा? अच्छे से चेक कर लो, 4 लोगों का आंसर है, उसमें से एक राइट है, 3 रॉन्ग है। Zn+2 में, Zn+2 में, हाँ Zn+2 में। आप मेरे ख्याल से बराबर चेक नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट ही होगा, इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट कैसे? अरे Zn+2 में अगर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे मुझे,
Zn+2 में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो S में से एक गया, D में से भी एक निकालना पड़ेगा, D में से भी एक निकालना पड़ेगा, तो D में 9 हो जाएगा। 9 कौन सा कंप्लीटली फील्ड होता है? 9 कहाँ कंप्लीटली फील्ड होता है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या कंफ्यूज हो गए? सर आपने जिंक बोला था ना? हाँ जिंक, अच्छा जिंक बोला था मैंने, ओके ठीक है, सॉरी कॉपर, मैंने गलती से, मैं कॉपर स्क्रीन पे लिख के जिंक पूछ रहा हूँ। ओके ओके ओके, फिर मेरी गलती है, बराबर। तो ये जो कॉपर है स्क्रीन पे, ये कॉपर, तो कॉपर जो, अच्छा मैं एग्जांपल ही अलग दे रहा था आपको। ओके कॉपर +2, तो कॉपर जो होता है ना, कॉपर का +1 भी कॉपर जो होता है ना उसका +1, मैं पूरा जिंक को समझा रहा था, आपको कॉपर को समझाना था, गलती से, मेरी गलती है। ओके कॉपर +1 में होना, कॉपर +1 में भी होता है, +2 में भी होता है। अगर मैं कॉपर +1 लेता ना, तो कॉपर +1 में सिर्फ S में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। S में से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो D पूरा फील्ड रहेगा, और D अगर पूरा फील्ड रहेगा तो फिर तो कॉपर भी ट्रांजिशन नहीं कहलाना चाहिए। इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, आपको बोलना चाहिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। और कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है कॉपर +2 फॉर्म में, कॉपर +2 फॉर्म में। अगर कॉपर +2 में चेक करूंगा तो आप देख सकते हो कि कॉपर +2 जो है वो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, और अगर मैं +2 में चेक करूंगा तो डेफिनेटली इनकम्प्लीटली फील्ड होगा, बराबर। यस सर। क्योंकि Yes, 3D sir. 9 हो जाएगा, 3D 9 हो जाएगा, और 3D 9 हो जाएगा तो वो अब इनकम्प्लीटली फील्ड है। और इसी वजह से कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट while zinc is not a transition element, और zinc is a atypical transition element। क्लियर है? तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, ऑक्सीडेशन बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो फिर कॉपर +1 चेक करोगे तो फिर तो कॉपर के हिसाब से हाँ हाँ सॉरी, देखो तो कॉपर जो है ना, कॉपर मतलब आपको इन शॉर्ट कॉपर समझ में आ गया कि कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट है, मैंने आपको बता दिया कि आप कभी भी सिर्फ इतना करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते, आपको कॉमन ऑक्सीडेशन बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन बोलोगे तो फिर तो गलत। आई होप मैंने बराबर से जस्टिफाई किया, समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पर? इतना बता दो, कोई डाउट? नो सर। No, बस सर। sir. क्लियर है? हाँ प्लीज इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो हर स्टेटमेंट का मतलब होता है। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो तो वही यहाँ पर कुछ लिखा भी होगा, आप देखो ध्यान से। चलो इसको पढ़ो फटाफट, तब तक मैं म्यूट कर रहा हूँ, पढ़ो और मुझे बताओ, हो जाए तो। हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? आई थिंक छोटा सा पैराग्राफ है, और ये क्वेश्चन आता भी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्वेश्चन आता है कि व्हाई जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाइल कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आई थिंक आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैंने बोला वो इंग्लिश लैंग्वेज में समझा के लिखना है बस, ठीक है? रट्टा करने पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं तो बोलूंगा सिंपल है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना जो मैंने बताया, ठीक है? अगर क्वेश्चन है तो कर पाओगे? हाँ, sir. हाँ सर। ठीक है, ओके ओके। चलो देखो यहाँ पर मेटलॉइड्स, यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स है, ये ग्रीन में, ये भी आप लर्न कर सकते हो चाहिए तो। ये देखो मेटलॉइड कौन कौन होता है, ये मेटलॉइड्स है, लर्न कर लो। देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। आपको पूछते पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में, क्या लगता है आपको कितने कितने ऐसे एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में, कोई बता सकता है? ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार,
कितने एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में, टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक की, जीके हुआ ना ये तो, हमें क्या पता, ऐसे तो हमें आसानी से बता नहीं पाएंगे। आंसर इज 11, ठीक है, आंसर इज 11, टोटल 11 एलिमेंट ऐसे है जो गैसियस स्टेट में। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, देखो नोबल गैस है ना, सारे के सारे गैसियस है, नोबल गैस सारे के सारे गैसियस है, कितने हैं 7 है ना, 1 2 आई थिंक 7 है, यस 7, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन गैसियस स्टेट में देखते हैं। ऑक्सीजन गैसियस, ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन गैसियस, तो 7 हो गए, 8 नाइट्रोजन 9 ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो कोई गैसियस स्टेट में नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन तो कितने हो गए 7 और 3 है ना, 7 और 3 10 हो गए। और एक और एलिमेंट आई थिंक, जितना मुझे लगता है आई थिंक सल्फर है। क्लोरीन इज, क्लोरीन मेरे ख्याल से गैसियस स्टेट में नहीं कंसिडर होता, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ बट मोस्टली नहीं कंसिडर होता, ठीक है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होता है कि इस टेम्परेचर पर वो लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक बार चाहिए तो आप गूगल पे टाइप करके देख लो, क्योंकि ये जीके है तो मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है 11 ही है। एक बार वेरीफाई करो ना कोई कि कितने गैसियस एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। किया क्या किसी ने चेक? सर 11 है। 11 है ना? हाँ। हाँ भाई बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है, इसलिए मेरे को जो भी याद आएगा आपको मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज उसको ऐसे ही मत जाने देना, लिखना उसको, ठीक है। हाँ आई होप आप लोग साथ में बुक लेके बैठते हो जब मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं मार्क करने बोलता हूँ वो मार्क कर लो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता तो वो भी प्लीज नोट करा, ठीक है। 11 गैसियस एलिमेंट्स है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना इसका, ठीक है। सिंपल है, जीके याद रखना है, एज इट इज। कौन है नहीं पूछेंगे कौन से एलिमेंट है, बट ठीक है 11 पता होना चाहिए। ओके ये वाला भी पढ़ लो, ये भी पढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। आई थिंक ये मेरे ख्याल से आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो घर पे ही पढ़ लेना इसको, बेटर है, अभी नहीं मत पढ़ो, टाइम वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, आपको पता है इसमें क्या चेंजेस होता है, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, क्योंकि हमें पता है हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। देखो हमेशा याद रखना, एग्जाम में आता है दो तरीके से, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेक्टेड क्या है? नॉर्मल, एक्सपेक्टेड मींस नॉर्मल, नॉर्मल मींस डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एस में तो है ही, देखो आप सब में। एक्सपेक्टेड मींस हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो देखो कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं है ना, 1 से लेकर 10 तक पूरा है, और एस में पूरा 2 ही है, बट हमें पता ऐसा है नहीं। हमने जब ऑब्जर्व करके देखा, हमने जब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमें पता चला दो चेंजेस आ गए। कहाँ दो चेंजेस आने वाले? एक तो 3D 4 वाले पे, तो देखो ये जहाँ पे 3D 4 है, उसी लाइन में देखो यहाँ पर ऑब्जर्व में चेक करो क्या है, 3D 5 4s 1, 3D 5 4s 1, और वो कौन सा एलिमेंट है? 11 में भी पढ़ा था मैं, क्रोमियम, क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24। सिमिलरली कॉपर देखो 3D 9 4s2, हमें पता है कि यहाँ पर वापस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और देख सकते हो आप 3D 10 4s 1 है, 3D 10 4s 1 है जो कि कॉपर है। सिंपली इजी भी याद रह जाता है, दोनों सी है, क्रोमियम और कॉपर। क्लियर? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब तक तो काफी सिंपल गया है, कुछ अब तक कुछ खास आया नहीं कोई टेबल में। हाँ थोड़ा लर्न करने जैसा था तो मैंने लर्न करवा दिया, अगले क्लास में मैं आपको पूछ भी सकता हूँ कि कहाँ से चालू होगा, कहाँ खत्म होगा, जो चालू होने वाला है 4D सीरीज, उसका स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है, लेंथ एंड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, उनके एलिमेंट्स, शुरुआत एलिमेंट, मैं हमेशा शुरुआत और लास्ट ही पूछने वाला। हाँ बट 3D के मैं कोई भी एलिमेंट पूछ सकता हूँ, अगेन कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया तो आपको आना चाहिए, जैसे मैंगनीज 25, आयरन 26, तो पता होना चाहिए। बाकी का मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट एटलीस्ट 3D के सारे एलिमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ, और बाकी सारी सीरीज के स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्लियर है मैंने क्या बोला? मैं पूछूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इतना लर्न कर लेना। यस सर। और अभी ये भी बोल रहा हूँ कि ये लेंथेनॉइड, यहाँ पे भले ही एल लिखा है पहले, बट चालू कहाँ से होता है? सीरियम से। चाहिए तो आप गिन लो, वो आपको एल को काउंट करके 15 गिनेंगे, देखो गिनो, एल को अगर आप काउंट करोगे तो 15 होते हैं, और आप सबको पता है कि एफ की कैपेसिटी नहीं है 15, एफ की कैपेसिटी 14 है ना,
47 ऑर्बिटल्स होते हैं उसके पास, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। काउंट करके देखो, लेंथेनम को काउंट करोगे तो 15 दिखेगा, काउंट करो सो दैट आपको एकदम क्लियरली सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। काउंट करके देख लो। किया क्या किसी ने काउंट? 15 है कि 14 है? लेंथेनम को काउंट करके 15 है सर। 15 है। हाँ, तो ये प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है? लेंथेनम इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। ओके चल, तो ये भी हो गया। अब देखो इसके बाद है ना, यहाँ से थोड़ा सा, अभी इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो एक साथ स्टूडेंट कंफ्यूज है कौन सा कैसे याद करे इतना सारा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप सेकंड मतलब 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज उनके उनके मत पढ़ो, ठीक है? 4D, 5D और 6D आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप करो डेफिनेटली, बट अभी इस लेवल पे मत करो। मैं तो बोलूंगा क्या मतलब वो चीज अभी करके जो आपको आगे आप भूल जाओगे। जब आप एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाओगे ना, एक बार 12th खत्म हो गया, एक बार 12th एग्जाम बोर्ड खत्म हो गया, उसके बाद ये सब पढ़ने का जो थोड़ा सा ऐसा रहता है, जो बहुत वॉलेटाइल टाइप है ना, वॉलेटाइल है, उड़ जाएगा फटाक से, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, Yes. तो इतना ध्यान रखो कि जो चीज वॉलेटाइल है उसको अभी फिलहाल मत पढ़ना, फालतू का बर्डन मत क्रिएट करना। जितना है कंसेप्चुअली जितना लर्न कर सको, जितना हो सके उतना कर लेने का। अब 12th तक बोर्ड एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद हर वो चीज जो एकदम अजीब थी, याद नहीं हो रही थी, उनको याद करने की कोशिश करना स्टार्ट कर। उसके बाद देखो ये वाला वापस अगेन, ये भी देखो वापस, मैं बोल रहा हूँ ना कितना रट्टू फायदे को। अभी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सारे आने चाहिए आपको, सारे आने चाहिए। पर ये टफ नहीं, आई थिंक ईजी है, मैं समझा देता हूँ। और आई थिंक अभी लेक्चर थोड़ी देर में रुकने वाला मोस्टली, ठीक है? जब भी रुकेगा आप वापस ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं। तो बट ये भी आपको सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स याद होने चाहिए। मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब नहीं है क्योंकि लेक्चर रुकने वाला है कभी भी। उसके बाद क्या दिया रुको देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। हाँ तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखो तो सिर्फ 3D के ही दिए उन्होंने, है ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, बाकी एलिमेंट के नहीं दिए और करने भी नहीं, ठीक है? उसके बाद आपको अभी यहाँ पे यही बता देता हूँ कि क्या याद करना है क्या नहीं करना है, ना तो क्लियर रहेगा आपको फिलहाल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लर्न करनी है। ये तो कंसेप्चुअल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हाँ ये याद करना होता है अगेन, पर ये भी मैं वापस बोलूंगा, ये बोर्ड्स के लिए याद नहीं करना, कलर, है ना? हम ये तो बता सकते हैं कि कंपाउंड कलरलेस है या कलरफुल है ना? कोई कंपाउंड कलर होगा या नहीं होगा वो तो हम बता सकते हैं। कैसे कैसे बताते, पता है ना? अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कैसा होगा वो? कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कलरलेस। कलरलेस होता है, ठीक है? कलरलेस होता है। तो जब कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या है ही नहीं उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतना याद रखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कलर्ड होता है। जैसे आप देख सकते हो 3D जीरो, देखो 3D जीरो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो कलरलेस है, ठीक है? उसके बाद देखो अगेन 3D 10 देखो, क्योंकि 3D 10 अगेन कंप्लीटली फिल्ड है। वैसे भी लेक्चर रुकने वाला है कभी भी,